अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आईनी तरमीम पर जो छाए हुए हैं बेयकीनी के बादल, वो छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हुकूमत नंबर गेम पूरे होने के दावे के बावजूद आईनी तरमीम पेश नहीं कर पा रही है। मामला पार्लिमानी कमेटी से होता हुआ अब झेली कमेटी तक आन पहुंचा है, लेकिन ड्राफ्ट फाइनल होने का नाम नहीं ले रहा। कन्फ्यूजन यहां तक पहुंच गई है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अपने अपने ड्राफ्ट हैं, यानी हुकूमत में भी सबके मौक़िफ़ और मुतालिबात अलग अलग हैं। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को JUIF से आईनी तरमीम के मामले पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया है। जुडिशल पैकेज की इन तैयारियों के दौरान एक बड़ा दावा अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से सामने आया है। एमल वली खान इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को खुशखबरी सुनाना है कि आईनी तरमीम में सूबे का नाम फिर तब्दील होने जा रहा है, जिस पर सब मुत्तफिक हैं। मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, कम से कम इस बात पे सब मुत्तफिक है। खैबर को हटा के पख्तूनख्वा को सिर्फ पख्तूनख्वा बना दे। खैबर पख्तूनख्वा का मौजूदा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में तब्दील हुआ था। कल जब यही सवाल मैंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब के सामने रखा, तो उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में इसकी तरदीद की। खैबर पख्तूनख्वा नाम बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 2010 में 18वीं आईनी तरमीम के बाद उसको अप्रूव किया था, चूंकि कंसेंसस बिल्ड हो गया था। तो अभी तक तो फिलहाल कोई इस तरह की चीज ऑन द रिकॉर्ड दे रहे। और अब आईनी तरमीम पर नाज़रीन, जब तकरीबन तमाम सियासी जमातों का होमवर्क मुकम्मल हो चुका है, सियासी जमातों ने अपने अपने ड्राफ्ट पेश कर दिए हैं, ड्राफ्ट की फाइनलाइजेशन बस मुकम्मल ही होने वाली है। अब MQM को जाकर याद आया है कि कुछ मुतालिबात उनके भी हैं। आज हुकूमती वफ्द ने MQM की क़यादत से मुलाकात की है और मुतालिबात सुने हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर MQM को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बल्कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने लगे हाथों ही फिर जवाब भी दे दिया। MQM के जो देरीना जद्दोजहद है, जिसमें कि आर्टिकल 140A पर अमल दरामद, उसके हवाले से कानून साजी और पेशरफ्त पे बात हुई है। मुजवजा आईनी तरमीम जो ही ये पास होगी, इसके फौरन बाद कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इदारों के लिए आईनी तरमीम के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल कर लें। अब नाज़रीन, जबकि MQM को हुकूमत की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब मिल चुका है, तो क्या MQM के पास आईनी तरमीम पर हिमायत के अलावा कोई और रास्ता है, या इस बार फिर सब पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाबात आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा इजहार साहब, इजहारुल हसन साहब, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इजहार भाई। सबसे पहले आगाज में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक मुतालबा रखा और फिलफौर एहसन इकबाल साहब ने उसका जवाब भी दे दिया कि ये जरा मामला हो जाए तरमीम का, फिर उसके बाद इस मामले को देख लेंगे। तो क्या कहा जाए कि जवाब तो आपको हाथ के हाथ ही मिल गया, तो फिर क्या MQM जो है वो हुकूमत का गैर मशरूत साथ देगी? अब तो आपको ये सवाल करना भी नहीं चाहिए, हमसे आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि हम भी जो है इस सिस्टम को जिस हद तक बचा सकते हैं अपनी कोशिशें करके बचा रहे हैं। लेकिन देखें, बात ये है, मुझे हैरानगी ये है कि 14 मई 2006 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सबके लिए मुकद्दम है, और उन्हीं जमातों के अहम सरकर्दा रहनुमा, चेयरमैन, को चेयरमैन जब हमारे PDM के मुआहदे पे साइन करते हैं तो उसमें सरफ नज़र करते हैं। फिर एक और जमात हुक्मरान PMLN के रहनुमाओं से हमारा मुआहदा होता है, फिर PTI से हमारा मुआहदा हुआ 2018 में। हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है ना, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये आपकी आईनी तरामीम बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आईनी तरामीम कोई हर महीने, हर 6 महीने में नहीं होती। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पार्लियामान की 2/3 मेजॉरिटी किसी एक जगह पर मुत्तफिक हो और यूनानिमसली इसको करे। तो क्यों ना पाकिस्तान के अवाम का भी एक मुआहदा जो आप सबने साइन किया है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए कराची ता खैबर तक एक ऐसा भी, चले 100% ना करें, 40% करें, 30% करें, लेकिन कम से कम 140 को डिवॉल्व करने की नीयत तो दिखाएं लोगों को, ताकि अब 5 सितंबर को PTI के 500 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ने KP के हाउस के आगे मुजाहरा किया।
अब पीटीआई सबसे बड़ी लंबरदार है लोकल गवर्नमेंट की डेवोल्यूशन के। क्या किया? वाटर कैनन, डंडे, ठुड्डे, आंसू गैस। इजहार भाई, अब क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना कि ये तो अब सवाल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाकई सिचुएशन तो यही है कि ये आप लोगों का मुतालबा भी नया नहीं है और पीएमएलएन का आपके साथ वादा भी नया नहीं है, लेकिन आज भी आप उसी मकाम पे खड़े हैं, वहीं पर ही मौजूद हैं। तो अब सर सिचुएशन क्या बन रही है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आप गैर करेंगे ही ऑब्वियसली, या फिर सोच रहे हैं कुछ और? देखिए, हमारी पॉलिटिक्स तो आपको तो शुरू से पता है कि ना हमें किसी सूबे का गवर्नर मांग रहे हैं, ना हम कोई वजारतें मांग रहे हैं। हमारी तो मजबूरी ये है कि हम मफादाती सियासत से बालातर होकर अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हैं। अगर हम भी ये काम शुरू करें तो ये सारी पार्टियां हमारे पास भी 2-2 घंटे बाद बैठी हूँ कि हाँ भाई, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। हम तो जो है वो भी ले लो कह रहे हैं भाई, लेकिन हाँ, हमारा मसला ये, हमारी तबाही किस बात पर है? हमें तो अपनी बीमारी की तशखीस पता है ना कि आज सिंध के अंदर जो तबाही है वो यही वजह है कि 18वीं तरमीम के सारे इख्तियारात आगे वज़ीर आला के बाद पार्क हो गए। यही पंजाब, यही केपी के, यही बलूचिस्तान में। तो हम एक ही बात कर रहे हैं और आप भी इस वजह से बार बार बेजार हैं कि हमारी एक ही बात की सुनवाई भी नहीं है। हमने और इजहार भाई, 26वीं आईनी तरमीम जो हो रही है उसमें भी वो कंटिन्यू हो जाएगा और आप उसे वोट देंगे? देखें, 26वीं आईनी तरमीम में आज बड़ी डिटेल एहसन इकबाल साहब ने एक कमिटमेंट की है। पहले तो उन्होंने कहा है कि वो इसहाक डार साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके कोशिश करेंगे इसी मसवदे में शामिल हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता तो वो फौरी तौर पर इस आईनी तरमीम के बाद बिल टेबल करेंगे और कमेटी को भेजकर टाइम फ्रेम देंगे। मैंने उनसे ये बड़ा क्लियर पूछा, ये तो नहीं कि ये रहती दो कमेटी चलती रहेगी। उन्होंने कहा नहीं, 60 डेज का टाइम देंगे और दोबारा पार्लियामान से लाकर जितना भी मुत्तफिक हो जाए, खास तौर पे पीपल्स पार्टी जिसमें उसने अपनी नेकनियती इसमें नहीं दिखा रहे, बावजूद इसके साइन करने के, उनके मैनिफेस्टो में आने के, तो वो उनको राजी करेंगे और हो सकता है पीटीआई के लोग भी राजी हो जाएं और उस 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराएंगे। अच्छा, आप लोगों ने कई माह पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात की थी और उनके सामने भी कुछ शिकवे शिकायत रखे थे आप लोगों ने, तो वो दूर हो गए? देखिए, हमारा तो बस चले तो हम तो उन्हें व्हाट्सएप पे बार बार वो तस्वीर भेज दें जो हमारे दफातर और हमारे पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आते हैं, बात करते हैं। बिलावल साहब ने साइन किए, बात की। जरदारी साहब ने खालिद मकबूल भाई के कमरे में बैठकर कमिटमेंट्स किए। तो हम तो याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मसला ये कि हमारी अब तर्ज सियासत जमहूरी होने के साथ साथ गरीब मुतवस्सित तबके की पढ़ी लिखी सियासत भी है। तो हम लिख सकते हैं, अदालत से फैसले ले सकते हैं, पार्लियामान में बात कर सकते हैं। बाकी जो मौजूदा पुरतशद्दुद सियासत है उसका हम हिस्सा थे ना हैं और ना ही बनेंगे। इसीलिए हमने कोई मशरूत नहीं रखा, लेकिन जोर जरूर दे रहे हैं तमाम हुकूमतों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो हमारी इस राय का एहतराम करें, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की राय का एहतराम करें। सही। अच्छा, आप एक और भी बताइएगा बात कि बानी मुत्तहिदा की साहबजादी हैं अफजा अल्ताफ, इनकी वापसी के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी। आपके साथी हैं रऊफ सिद्दीकी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर वो सियासत में हिस्सा लेने के लिए वापस आएंगी तो उन्हें वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। पार्टी क्या सोच रही है इस पर और आपका इंडिविजुअली क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, मेरा तो इंडिविजुअल का मौक़िफ़ हो ही नहीं सकता, जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो मेरा मौक़िफ़ है। पहली चीज़ तो इस खबर की मुझे तस्दीक नहीं है। दूसरी बात, रऊफ भाई ने बयान दिया है तो रऊफ भाई शायर और अदीब आदमी है, तसव्वुफ में कोई बयान दे दिया होगा उन्होंने, तो यकीनन उनके बयान की तशरीह और तरदीद दोनों ही बड़ी मुश्किल है। तो पार्टी की तरफ में, पार्टी में ऐसे कोई चीज़ ये तो बता सकते हैं ना कि ये पार्टी की पॉलिसी है या ये उन्होंने अपने ही तसव्वुफ और तसर्रुफ में ये बात कर दी है? मैंने आपसे गुजारिश की, पार्टी में ऐसी कोई चीज ज़ेरे गौर आई ही नहीं है। इजहार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया
आपका कीमती लिया। हमने साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे शाजिया मरी साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेरी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया साहिबा। सबसे पहले तो आईनी तरमीम पर जल्द अज जल्द जो इत्तेफाक की कोशिशें जारी थी वो अभी तक तो वो मुमकिन नहीं हमें दिखाई दी। अब हुकूमत और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत चाहती है। मैं JUI का स्टेटमेंट देखती हूँ तो वो आईनी बेंच की बात करते हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी किसी भी मौके पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट सकती है? बहुत शुक्रिया किरण प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए बिल्कुल इस वक्त जो मौजू ज़ेरे बहस है और मुख्तलिफ टॉक शोज पर भी जो रोज की बुनियाद पर डिस्कस हो रहा है वो 26वीं आईनी तरमीम है और इसके अंदर जो बुनियादी नुक्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है वो पाकिस्तान में वफाकी आईनी अदालत का क़याम है, जो कि पहली मर्तबा ये हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोशिश जो है वो कोई नई नहीं है और अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फॉलो किया है और उनकी जो मुतअद्दिद इंगेजमेंट रही है मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ, चाहे वो लॉयर्स हो, बार काउंसिल्स हो, मीडिया के साथी हो, उनकी जो ट्वीट्स आ रही हैं, उनके जो बयानात आ रहे हैं, तो उन्होंने खासी हिस्ट्री भी बयान की है जिसमें उन्होंने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी हवाला दिया है कि उस वक्त से जहां एक वफाकी आईनी अदालत बनाने की बात की जा रही है और इस मुकदमे को खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लड़ा और पूरी कोशिश की, बल्कि उन्होंने तो 3 एपिक्स कोर्ट्स की बात की ताकि इंसाफ का निज़ाम जो है वो आसान हो सके और लोगों को रिलीफ मिल सके। और अब आप देख रहे हैं कि आज भी उन्होंने एक पैगाम दिया है बिलावल साहब ने, वो भी तारीख के कुछ औराक पलट के देखें तो जस्टिस दोराब पटेल का हवाला उन्होंने दिया है, एक ऐसे जस्टिस जिन्होंने ह्यूमन राइट्स का अलम भी उठाया बहैसियत जो एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम है उसके बानी की हैसियत से, और अस्मा जहांगीर साहिबा शाजी साहिबा मैं डेफिनेटली इसे फॉलो कर रही हूँ और ये क्रेडिट भी जाता है बिलावल भुट्टो साहब को कि वही जगह जगह नजर आ रहे हैं और वो हर सेक्टर को जाकर इस पर कन्विंस भी कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है पीपल्स पार्टी का, क्या फिर उससे पीछे हटना मुमकिन है? देखिए ना, मैंने आपको क्योंकि इसलिए तमहीद बांधना जरूरी था, जैसे आपने कहा फॉलो कर रही है एंड यू वन ऑफ द एंकर्स जो रिसर्च करके आते हैं, तो ये मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप बिलावल साहब की उस पूरे पैशन को समझ रही है, उनकी कोशिश को समझ रही है, उनके हार्डवर्क को समझ रही है और उनकी जो कमिटमेंट बिलखुसूस अभी ये तो पुराने हवाले वो दे रहे हैं, लेकिन उनके जो कमिटमेंट ज्यादा जहां से उन्हें तक़वियत मिलती है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया और बतौर इस जमात की सरबराह और उनकी वालदा दोनों जो लिहाज से कमिटमेंट है वो बिलावल साहब फील करते हैं जी। और एक अनफिनिश्ड बिजनेस है हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिससे हम तो जुड़े हुए हैं, तो हमारा इससे हटना मुमकिन नहीं है। लेकिन जिन लोगों को अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो रही, जिनके जहनों में कंफ्यूजन है, उनके साथ बैठकर बात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आपने देखा है कि बिलावल साहब ने ही जो पीपल्स पार्टी के प्रपोजल्स थे, ड्राफ्ट जो भी ड्राफ्ट या उनका प्रपोजल का ड्राफ्ट है वो बिलावल साहब ने ही पब्लिक के साथ शेयर किया है सोशल मीडिया फोरम के ऊपर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर जो पब्लिक की राय है मैं उसको वेलकम करता हूँ और करूंगा। अच्छा, तो शाजी साहब ये फरमाइए कि हुकूमत चाहती है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार जो है वो वजीर आजम के पास हो, क्या पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से इंतखाब हो? किरण, हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से भी एक बड़ा क्लियर मौकिफ है। देखिए अभी क्या हतमी शक्ल इस प्रोसेस की बनती है वो तो मुशावरत के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो हमारा उसूली मौकिफ है वो ये है कि जजेस जो है वो अपने तई खुद ही से जो है वो
नॉमिनेट कर लें, ये मुनासिब अमल नहीं है। इसका एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए और दुनिया के कई ममालिक में वो मैकेनिज्म है। पाकिस्तान में भी एक मैकेनिज्म था जिसको कि एक चीफ जस्टिस जो कि पीसीओ वाले चीफ जस्टिस थे उन्होंने चेंज कर दिया और उसके बाद से खराबियां बहुत ज्यादा हमने देखी हैं इस निजाम के अंदर। ये निजाम लोगों को रिलीफ नहीं दे रहा, लोगों की तकलीफों में इजाफा कर रहा है और हम नहीं चाहते कि एक जस्टिस के निजाम से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, होपलेस लोग फील करने लगे। इसीलिए ये लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी जरूरी है कि वो इस इर्तका के अमल को समझें, इसकी रिस्पेक्ट करें और आने वाली जो वफाकी आयत है उसके कयाम। अच्छा शाज़िया साहिबा, ठीक, शाज़िया साहिबा ये फरमाइए, आज़ाद अरकान की हिमायत आप लोगों ने हासिल कर ली है? तहरीक इंसाफ पहले अपने MNAs के लिए इल्ज़ाम लगा रही थी कि 20-20 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं, अब वो बाकायदा इग़वा बराए वोट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए ये बड़ा सिंपल हमने एक्सप्लेन किया अपने केस को कि इस मुल्क के अंदर वफाकी आईनी अदालत की अशद जरूरत है और ये जरूरत आज की नहीं है। पिछले कई बरसों से इसको मुख्तलिफ औकात में लोगों ने प्रपोज किया है, चाहे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, जस्टिस दोराब पटेल साहब हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो और आज जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसको आगे लेकर चल रहे हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। इसमें यकीनन लोगों को इंसाफ मिलेगा, निजाम बेहतर होगा और अगर कोई शख्स जो पार्लियामान में बैठा है और वो ये समझता है कि ये चीज अच्छी है और मुझे इसमें वोट देना चाहिए तो वो जरूर वोट दे। ये तो अच्छी बात है कि तारीख में उनका नाम एक ऐसे वर्क पे लिखा हो जहां सही काम करने वालों का नाम लिखा हो, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। जहां तक सवाल पैदा होता है पैसे देकर वोट लेने का, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की तो अपनी ऑडियोज हैं जहां वो पैसे देने का जिक्र कर रहे हैं, लोगों को रकूम जो है कितनी रकम देनी है, उन्होंने कितनों को पकड़ के रखा है, कितनों को कितना पे किया है। आपको ऑडियो जरूर चलाएं ताकि कुछ लोगों को भी समझ आए कि जो इतनी खोखली बातें करते हैं उनके पीछे वो हकीकत छुपी हुई है जो बहुत घिनौनी है, क्योंकि वो खुद ये हरकत करते हैं, लिहाजा दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान होता है ऐसे लोगों के लिए। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये वो लोग जो काम गलत कर चुके हैं वो समझते हैं दूसरे भी गलत काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कहूंगी कि अगर किसी को इस मुल्क में इंसाफ से कोई गरज है, अगर वो चाहता है कि उसके इलाके में रहने वालों को, उनके हल्के में रहने वालों को इंसाफ मिले और पाकिस्तान में जो बुनियादी मसला है इंसाफ से रिलेटेड वो हल हो, तो वो यकीनन इस आईनी तरमीम में वोट करेंगे। अपना फैसला हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो जानते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा लम्हा आता है जब मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं पार्लियामेंटेरियंस को। ये MQM का जो मुतालबा आ रहा है सामने आर्टिकल 140A में तरमीम, तो क्या पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है इस पर? देखिए हमारे जो MQM के हमारे साथी हैं वो कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि वो किसी इशू को ना अपनी सियासत के लिए ज्यादा छेड़ते हैं, लेकिन ये बड़ा क्लियर है और हमारा इसमें कोई हमारी कंफ्यूजन नहीं है। जो कंफ्यूजन है वो उनके एंड पर है, लेकिन मैं तो उनको भी ये मशवरा दूंगी कि देखें इस मुल्क की बेहतरी के लिए और सूबा सिंध की बेहतरी के लिए उनको चाहिए कि वो अपना हिस्सा डालें और मिलकर काम करें। ये जो 4 मुमकिन है तरमीम 140A बड़ा क्लियर है किरण, अगर उसको पढ़ ले, मेरे पास आइन मौजूद है, अगर उसको पढ़ ले तो उसमें खासी क्लैरिटी है। उसमें 3 टियर्स को बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है, 140 बीइंग वन ऑफ द टियर्स। और मैं सिर्फ समझती हूँ कि थोड़ा जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट है, और अगर MQM के साथ ही बैठ जाएं सिंध गवर्नमेंट के लोगों के साथ, और पहले भी ऐसा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है और हुई है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई, लेकिन आईनी तरमीम में उनका प्रपोजल सिर्फ इसलिए हो कि वो अपना कोई पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, वो कोई उनका कोई सियासी इसमें गेन है, तो मैं समझती हूँ वो गलत होगा। अलबत्ता अगर उन्हें कहीं पे लगता है कि उनको कंफ्यूजन है, तो वो सिंध गवर्नमेंट ने कभी भी इनकार नहीं किया उनके साथ बैठने के हवाले से। वो पहले भी बैठे हैं, हम आज भी बैठ सकते हैं। MQM एक जमात है सिंध के अंदर जो
एक और मामला भी है। अब पीटीआई की तरफ से जो 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान किया गया है, तो वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि आयरन हैंडेड इनसे निपटा जाएगा। क्या सिंध में भी यही होगा? पीपल्स पार्टी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, रोकने की कोशिश करेगी एहतजाज? बात यह है कि देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं ना। सबसे पहले हमें अपने मुल्क का सोचना होता है। ये मुल्क है तो मैं हूँ, ये मुल्क है तो ये हम चैनल पे बात कर रहे हैं, और हम बड़े ब्लेस्ड है कि हमारे पास मुल्क है। जिन लोगों के पास इस वक्त मुल्क नहीं है, जो अपने मुल्क में रह नहीं सकते, जिनका जो स्टेटलेस है, ये बड़ी हकीकत है। हम जो है वो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है और मेरी जमात को कि किसी पर मैं लेबल लगा दूं कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन मुहिब्बे वतन नहीं है, लेकिन पीटीआई ने जब एन उस वक्त 15 तारीख एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होने जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है, उस दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। अब हम उनका एहतजाज देख चुके हैं, किरण आप भी अपने कैमरा की लेंस से दिखा चुके हैं कि कितना जो तशद्दुद आमेज उनका एहतजाज होता है। उनके जो कारकुनान हैं वो बंदूकों के साथ नजर आए, उन्होंने बंदूकों को लहराया और कहा कि हम भी हमला करेंगे और ये हमारे पास हथियार है। और एडमिनिस्ट्रेशन यकीनन फिर बहुत ही बड़े चैलेंज का उन्हें सामना होता है कि अगर आगे से कोई हथियार लाए, गो के आपको याद है कि पिछले जो इनके एहतजाज है उसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर थी कि किसी पुलिस एहलकार को जो है वो बंदूक चलाने का ऑर्डर नहीं है। और यही हुआ कि पुलिस वालों को उन्होंने मारा और एक पुलिस वाले को उन्होंने मार कर शहीद कर दिया। मोटरसाइकिलों को आग लगाई, दरख्तों को आग लगाई। वही तमाम मनाजिर जो 2014 में आपने देखे थे धरने के वक्त, वही मनाजिर आपको नजर आए। फिर 9 मई भी कहीं दूर नहीं है, वो भी आपके सामने है। तो तोड़ फोड़, तशद्दुद और मिलिटेंसी अब पीटीआई जो है उनका एक शिवा बन चुका है। और मैं समझती हूँ कि जब वो एहतजाज की कॉल देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए अलर्ट होती है। आप मुझे बताएं कि कौन से मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का एहतजाज को भी एक्सेप्ट करेगी? बड़ी मिसाल। बिल्कुल ठीक। शाजिया मरी साहिबा, कीमती वक्त आप दे रही थी अपना और हम गुफ्तगू कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ तब्दील हुआ है आज से कल तक, कि उनको इतने सारे मशवरे मिल चुके हैं अभी तक कि ना करें, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस हर चीज़ से ज़्यादा अहम है, क्या कुछ माइंड चेंज हुआ है? इस पर बात करते हैं, पीटीआई के लोगों से ही बात करते हैं। ब्रेक के बाद साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मुझे राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मैं आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। राना साहब, जरा आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। हुकूमत ने पीटीआई का मुतालबा मानने से ऑब्वियसली फिर इनकार किया है, रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ जो है वो हम देख रहे हैं क्रैकडाउन भी शुरू हो गया है। जो मसला एक मुलाकात से राना साहब हल हो सकता है, हुकूमत क्यों बढ़ा रही है इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट होने जा रहा है एससीओ, इसको जो है आप एक तरीके से यरगमाल बनाते हुए आप कहें कि हमारी ये शराइत है कि हम मुलाकात करा दें या फलाना करा दें। आप सब जानते हैं पूरे ताजरों ने जो है इसकी हमायत नहीं की। जो पीटीआई ने ऐलान किया है एहतजाज का, पीटीआई के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि ये एहतजाज जो है वो हमें एससीओ के दौरान नहीं करना चाहिए। तो फिर इस मामले के अंदर शर्तें अपनी आगे रखना कि हमें ये करा दें या वो करा दें, और अगर मिसाल में यानी कि जो है ये शर्तें रखना, ये मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है, नंबर 1। और नंबर 2, ये बात कहना कि खान साहब से अगर मुलाकात हो जाती है और खान साहब इनको कहते हैं कि नहीं आप एहतजाज जारी रखें, तो क्या फिर ये एहतजाज नहीं करेंगे? तो कहने का मतलब ये सिर्फ बहाने। राना साहब, चले वो सब तो आपके मुताबिक सभी कुछ गैर मुनासिब कर रहे हैं ना, आप भी कुछ मुनासिब कर लें सर। अब जो आईनी तरमीम है, पीटीआई आईनी तरमीम पर अपनी तजावीज़ दे, आप ये चाहते थे, लेकिन सर पीटीआई के बकौल वो उसी वक्त मुमकिन है जब बानी से मुशावरत हो और ये मुलाकात से ही होगी, जिसके लिए उन्होंने वजीर दाखिला को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दे दी है वजारत दाखिला को। देखिए, इसको वजारत दाखिला देख लेगी, और हम तो नहीं समझते
कि मुमकिन है कि वजारत दाखिला इजाज़त भी दे दे, मैं इसको रद्द नहीं करूँगा, लेकिन बात यह कि एहतजाज की कॉल देना ही मुल्क दुश्मनी के बराबर है। इन्होंने पहले भी मुल्क जब चाइनीज़ सदर आ रहे थे तब भी इसी तरह की हरकतें की थी, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया था सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। और अभी भी ये जो इन्होंने कॉल दी है ये सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। कोई भी जो है मुहब्बे वतन इस वक्त मुल्क के अंदर इंतशार नहीं फैलाएगा जब आपके मुल्क के अंदर इतने सीनियर लेवल का एक इवेंट होने जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान होंगे, तो ये कॉल देना ही मुल्क दुश्मनी के बराबर। और मैं समझता हूँ ये मुल्क के मफादात के लिए पीटीआई क्या फैसला कर रही है, साथ ही मौजूद है नईम साहब, उनसे जान लेते हैं। नईम साहब, आपको हुकूमत हो अपोजिशन हो तमाम लोग मशवरा दे रहे हैं कि ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये PMLN की, पीपल्स पार्टी की या किसी और जमात की जो आपके मुखालिफ हो उनकी नहीं है, ये पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस है। आपको तमाम लोग ये मशवरा दे रहे हैं। कुछ ऐसी इत्तलात भी मिली कि आपके अंदर भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मौखर कर दिया जाए, SCO के बाद देखा जाए एहतजाज को, और कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि 15 तारीख की कॉल पे ही डटा जाए। कोई फैसला हो सका है अभी तक? किसी का मशवरा मान रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया, आपने किरण नाज मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि ये मुल्क जो है वो नवाज शरीफ का या जरदारी का या बिलावल का या किसी एक शख्स का नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का मुल्क है और इस मुल्क के साथ क्या मोहब्बत की जा रही है। दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इन्होंने आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए कोई एक अमल किया है, कोई प्रैक्टिकली काम किया है? क्या इन्होंने आइन को पामाल नहीं किया? 90 दिन के अंदर इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवा, बल्कि ये तो लेटर लिख रहे हैं। नाम बताएं सर, नाम बताएं किसको ऑफर हुई है, किसको ऑफर हुई है, किसने ऑफर की है सर, नाम बताएं। कल भी यही बात प्रोग्राम में डिस्कस हो रही थी। कल भी मैंने आप ही के लोगों से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इल्म में नहीं है कि किसको ऑफर हो रही है, कितनी ऑफर हो रही है, लेकिन हो जरूर रही है। तो सर अगर क्लेम कर रहे हैं तो फिर नाम लेकर बताएं ना, किसको उठाया जा रहा है, किसको ऑफर की जा रही है, कितने पैसों की ऑफर की जा रही है, कौन कर रहा है? शफकत अवान, उसको ऑफर हुई है पैसों की। उसके अलावा जितने हमारे MNAs हैं मोस्टली को ऑफर हुई है। जी पूरी लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। शफकत अवान को किसने ऑफर की है, कितने पैसों की ऑफर की है? सर पहले भी ना आप लोग, नईम साहब, पहले भी आपके जो बानी चेयरमैन हैं वो बाकायदा तौर पर अपने जलसों में खड़े होकर ये ऐलान करते रहे हैं कि 20-20 करोड़ रुपए लोगों को दिए हैं और इनको कोई पूछेगा नहीं, इनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। लेकिन आज तक वो आप लोग साबित नहीं कर सके हैं सर, किसी भी लेवल पर आप लोगों ने ये साबित नहीं किया है कि किसने किस तरह से उनको 20 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरी बात, अब मुझे ये बता दीजिए, ये जो वजारत दाखिला को आप लोगों ने दरखास्त दी है, इसकी क्या कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है सर? कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है नईम साहब? पहली बात यह है कि 3 तारीख से पाबंदी लगाई गई है इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर। कब होनी है? OIC की कॉन्फ्रेंस 14 के बाद वक्त आना है। 3 से लेकर 14 तक क्या जवाब है मुलाकात ना करवाने का? जो वाज़ेह नजर आता है कि अभी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये बता दें। खान साहब के हवाले से हमें तशवीश है, खान साहब के ऊपर सख्तियां की गई, हमें तशवीश है। हम चाहते हैं कि उनके वकला, उनकी फैमिली, उनके डॉक्टर की एक्सेस करवाई जाए। हम ये कहते हैं कि हमारी तसल्ली के लिए, कौम की तसल्ली के लिए एक्सेस की जाए। और अगर उनके साथ एक्सेस नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह है, मुस्लिम उम्मा के लीडर, साबिक वज़ीर आज़म, ये उनका राइट है, कोई सिक्योरिटी का कारण नहीं। जो OIC कॉन्फ्रेंस है वो अडयाला जेल में मुझे मौका दें, मैं राना साहब की बात भी शामिल कर लूं। सर मुझे मौका दें, मैं राना साहब की बात भी शामिल कर लूं। राना एहसान साहब, मुझे ये बताइए सर, PTI की जानिब से मुसलसल ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके जो MNAs हैं उनको 20 से 50 करोड़ रुपए तक की ऑफर्स की जा रही हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? देखिए, मैं 2-3 चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो PTI वो जमात है जिसने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया। अभी ये इनका एक ही एजेंडा है कि ये SCO की समिट को जो है ये सैबोटाज करना चाहते हैं। और मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि हम ये नहीं होने देंगे। जो इन्होंने कॉल दी है 15 अक्टूबर को, हम समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है और बिल्कुल क्रैकडाउन होगा PTI के ख़िलाफ़ जब वो इस तरह के मौक़ों पे कॉल देंगे जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। खुदा ना खास्ता इस वक्त मुल्क के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई धमाका हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो हमें इस चीज को प्रीएम्प्ट करना है, हमें रोकना है, हमें तमाशा नहीं बनाना है इस मुल्क का। तो बिल्कुल क्रैकडाउन होगा। अगर ये कॉल अगर इन्होंने दी है एहतजाज की, तो वो एहतजाज हम नहीं होने देंगे। ये ना करें, वो बड़ी खामोशी से आपकी बात सुनते रहे, आप उनकी बात सुने। जब मैं आपकी तरफ आऊंगी तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, आप रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा, लेकिन प्लीज ये ना करें, ओवरलैप ना करें सर, प्लीज। जी
मैं जब आपकी तरफ आऊंगी आप सवाल पूछिएगा। हालांकि राणा साहब मुझे फरमाइए, राणा साहब ये फरमाइए, नहीं सर छोड़ दें सर, छोड़ दें। राणा साहब आप मुझे ये फरमाएं सर, आपकी क़यादत MQM से मुलाकात हुई, आपकी क़यादत की, उन्होंने आपसे कुछ मुतालबात भी रखे, अवामी नेशनल पार्टी ने भी आईनी तरमीम के हवाले से दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील होने जा रहा है। इमल वली खान साहब ने तो खुशखबरी भी सुना दी KPK के लोगों को, और इस पर तमाम जमातें मुत्तफिक भी हैं, वो ये कह रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी से जब मेरी बात हुई है कल, तो वो तो तरदीद कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि नाम चेंज करने पे कोई कंसेंसस हो गया है। मेरी नॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। जहाँ तक MQM की बात है, तो उन्होंने लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो उसकी कंटिन्यूटी है उसको एक आईनी जो है मामला बनाने का कहा है, और ये हमारा मैनिफेस्टो भी था। तो हमने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम बिल्कुल इस एजेंडे के साथ खड़े हैं, और हमारी भी कोशिश होगी ये SCO गुजर जाए कि इस मामले को हम उठाएं, और वहाँ भी हमें हमारा कंसेंसस है। तो आईनी तरमीम पे तो अब सारों ने अपनी जो प्रपोजल हैं वो आगे लेके आए, और हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ताला ये जल्द इसके ऊपर कंसेंसस हो जाएगा, और हम सब लोगों की सपोर्ट के साथ जो है इन तरामीम को असेंबली में पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक। राणा साहब जरा मुझे ये पेट्रोल के हवाले से भी बता दें, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि गालिबन 10 रुपए के करीब हुकूमत इजाफा करने जा रही है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की खबरें आ रही हैं। फिर जो डीलर्स हैं, एसोसिएशन है इनकी, ये भी मुनाफे के हवाले से इसे बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। क्या कुछ करने जा रही है हुकूमत ऐसा? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले PM साहब तो कह रहे थे कि हम मुसलसल लेवी पे भी कोई फैसला नहीं हुआ कि लेवी बढ़ाना है, ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। दूसरा ये कि पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ेंगी या कम होंगी तो वो इंटरनेशनल कीमतों के ऊपर और एक्सचेंज रेट के मुताबिक होंगी। तो हुकूमत तो कोई अभी इस वक्त एडिशनल लेवी जो है लगा के प्राइसेस बढ़ाने नहीं जा रही। ठीक, बिल्कुल ठीक। नईम साहब जरा ये फरमा दीजिएगा सर कि कल भी ऐसी खबरें आ रही थी कि अगर आप लोग एहतजाज करते हैं, क्योंकि आपकी कमेटी के अंदर कुछ गालिबन तल्ख कलामी भी हुई है कुछ रहनुमाओं के दरमियान, और ये भी इत्तलात मिली कि अगर ये आप करते हैं 15 तारीख को अगर आप लोग आते हैं एहतजाज पर, तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा। देखिए, जो अली अमीन की बात है, मेरे तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एहतजाज हो और बोले आए नहीं या वो वहाँ पहुंचे नहीं। जब भी कॉल दी गई, आपने देखा कि संजानी और हो या 4 तारीख हो, तो वो आए और उन्होंने लीड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए ये आपकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन क्या ये आपकी नॉलेज में है कि बैरिस्टर गौहर साहब इजलास उन्होंने बुलाया और फिर वो खुद इजलास से गायब हो गए, सलमान अकरम राजा साहब ने भी शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से फिर कल जो इजलास आप लोगों का होना था वो हो नहीं पाया? नहीं, हमारा इजलास हुआ है कोर कमेटी का, मैं उसमें शामिल था। पर जहां तक बात है, गौर साहब ने बताया था कि हम वो जो असेंबली के अंदर ड्राफ्ट वगैरह है या बाकी चीजें जो है, मैं उधर मसरूफ हूँ। तो सलमान अकरम राजा हो या बैरिस्टर गौर हो या शिबली फराज हो, उनमें से कोई एक भी हो या कोई और दीगर, तो वो एक किया जाता है कि इनमें से कोई होगा तो वो मीटिंग कंडक्ट कर लेगा, क्योंकि सबकी राय जो है वो बाकी दो की हद तक भी पहुंच जाती है। तो उसमें कोई ऐसा मामला नहीं। जहां तक बात है कि एटम बम और ये पेट्रोल डालने के लिए गाड़ियों के अंदर तो है नहीं, और पेट्रोल बम बनाने के हमारे ऊपर डाल रहे हैं। देखें, हम आए 4 को, कौन से पेट्रोल बम थे हमारे पास? मेरे ऊपर उन्होंने पूरा एक मुस्तफा कुरैशी बना दिया मुकदमे के अंदर, और हर जगह मुझे डाल दिया, मुझे कहीं उधर भी पहुंचा दिया 26 नंबर चुंगी के ऊपर, हालांकि मैं उधर गई नहीं। तो इस तरह के मुकदमात बनाना, और ये एहसान साहब कह रहे हैं कि OSC कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुझे अगर एक लफ्ज में आप जवाब दे सकें सर, पाकिस्तान का तशख्खुस या इमरान खान? नईम साहब, वहाँ पर कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही थी? वहाँ पर लोगों के ऊपर बोला गया, वहाँ पर सर SCO या इमरान खान? नईम साहब, एक लफ्ज में अगर जवाब दे सकें सर, पाकिस्तान का तशख्खुस या इमरान खान? सर देखें, इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की खातिर लड़ रहे, इसलिए एक लफ्ज में जवाब दे दे सर। और जो मौकफ है खान का, वो पाकिस्तान है, तो जो खान का मौकफ है वही हमारा मौकफ है। और हम ये कहते हैं कि इमरान खान ही वाहिद आदमी जो पाकिस्तान को बचा सकता है। ये सारी कोशिश पाकिस्तान के लिए की जा रही है, हिंदुस्तान के लिए नहीं की जा रही। जो ये कहते हैं ना कि जी लोग कहते हैं कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हम ये कहते हैं कि इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नईम हैदर पंजोता साहब आप साथ मौजूद थे, राना साहब आप साथ मौजूद थे, आप दोनों मेहमानों के शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
और अब नाज़रीन बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला कम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था, क्या उसका आगाज हो चुका है? इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन इनिंग्स की शिकस्त के बाद पहले सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली और अब अगले 2 टेस्ट मैचेस से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सरफराज अहमद और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया है। गो के क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की वजह आराम करवाना बताई है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में मुसलसल टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इन खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस रही है, इसने खुद ब खुद कई कहानियों को जन्म दे दिया है। फ़खर जमान ने बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के फैसले पर तनकीद करते हुए एक्स पर पोस्ट की कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। याद रहे नाज़रीन, बाबर आजम ने 1 हफ्ते पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दिया था, या यूं कह लीजिए कि उनसे लिया गया था। दूसरी तरफ इन 4 खिलाड़ियों की जगह विकेट कीपर हसीब, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मेहरान मुमताज, बैट्समैन कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान को टीम में शामिल किया गया, जबकि स्पिनर्स नौमान अली और जाहिद महमूद जो पहले टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज कर दिए गए थे, इनको भी दूसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड में जगह मिली है। इससे पहले मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद की तब्दीली की खबरें भी आ रही थी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। अलबत्ता उड़ती उड़ती बातें सुनने में आ रही हैं कि इस सीरीज के बाद टीम में काफ़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आज सुबह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB का अहम इजलास हुआ है, जिसमें कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट भी मुल्तान में ही 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। अब ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, ये टीम पाकिस्तान के लिए कितना सकते हैं। मुश्ताक अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुश्ताक भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये जो टीम में इतने बड़े पैमाने पर तब्दीली हो रही है और टेस्ट के दौरान हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप और क्या तवक्को की जा सकती है? जो अभी हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है परफॉर्मेंसेस का, तो इन तब्दीलियों से कोई जादुई तब्दीली फिर मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक अल्लाह करे ऐसा हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करे मैं गलत हूं। देखें, जब बड़े प्लेयरों को आप ड्यूरिंग द सीरीज ड्रॉप करते हैं ना, तो सारी टीम डर जाती है, और जो नए लड़के आप उनकी जगह खिलाते हैं उनके ऊपर डबल प्रेशर हो जाता है। तो जब ये ऐसे बड़े डिसीजन किए जाते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज से पहले आप उनको बताएं, उनके साथ कम्युनिकेशन करें। दे आर द योर हीरोज, मतलब उन्होंने सर्व किया होता है, उन्होंने जितवाए होते हैं मैच। हाँ, एक पीरियड आता है जिसके ऊपर आपको पता चल जाता है कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो दे शुड एक्चुअली गेट रेस्ट। अब सिर्फ विराट कोहली की मिसाल है, 2 साल पहले उससे कुछ रन नहीं हो रहे थे, 6 महीने तक उसने रन नहीं किए, फिर उन्होंने उससे कम्युनिकेशन की कि आप ब्रेक ले लो, और चॉइस इज योर्स। उसको कन्विंस किया ब्रेक आपके लिए जरूरी क्या है। जब जैसे उन्होंने ब्रेक ली, उसके बाद उसने वापस आके उस बड़ा स्कोर किया। अब बाबर को, शहीन को, नसीम को कम्युनिकेशन करके या तो टेस्ट सीरीज से पहले रेस्ट देना चाहिए था, उसको कहते, और अगर यहाँ पे अगर 4-0 भी करता या 300 भी करता, 0 नहीं 300 भी करता, या वो 20 विकेटें भी लेते शहीन या नसीम, उनको कहते हैं कि इस सीरीज के बाद वी आर गिविंग यू 2 months ऑफ, आपने ऑस्ट्रेलिया की जाके सीरीज खेलनी है, गेट मेंटली रेडी। ये होती है रिस्पेक्ट। मुश्ताक भाई, ये टीम के अंदर ग्रुपिंग के हवाले से भी खबरें सुनते रहे ना हम, तो आराम की गर्ज से ही सीनियर प्लेयर्स को, तजर्बेकार प्लेयर्स को निकालना, क्या उस सिलसिले की कोई कड़ी हो सकती है? देखिए मेरी बात सुने, ये ग्रुपिंग, ये मतलब जो मैनेजमेंट का रोल क्या होता है फिर? अगर मैं किसी टीम का कोच हूं और अगर मेरे सामने ये ग्रुपिंग हो रही है और उसको मैं इसको सॉर्टेड आउट नहीं कर सकता, तो ये मेरा फेलियर है, प्लेयरों का फेलियर थोड़ी है। तो ये तो मुझसे पूछा जाए ना कि आपके सामने प्लेयर आपकी मानते नहीं है, आपने एक आध डिसीजन करना होता है। देखिए ना, एक अगर आपको सीरीज से पहले अगर मैं किसी बड़े प्लेयर को कहता हूँ कि जी आप रेस्ट कर रहे हैं या उसको ब्रेक दे रहे हैं, तो आप बाकियों को एक अलार्म, एक मैसेज तो चला जाता है ना। जब आप ड्यूरिंग सीरीज जाके एक तरफ आप कहते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर चीज में, और ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज आप कंसिस्टेंसी को तोड़ दें, तो कोई भी आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा, नोबडी विल ट्रस्ट, और फिर बंदा सेल्फिश होकर खेलने लग जाता है। मुश्ताक भाई, डिसीजन मेकिंग में खराबी आ कहां पर रही है बेसिकली? देखिए मेरी बात सुने, जब आपके लड़के परफॉर्म नहीं करते ना, तो तब आपको एक आध लड़के को चेंज करके आपको उसकी जगह ऐसा लड़का खिलाना चाहिए जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन कर रहा है। जैसे कामरान गुलाम है, उसने
पिछले 2-3 सीरीज से वो आपके साथ ट्रैवलिंग भी करता है, फिर उसको खिलाते भी नहीं आप कहते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, बाबर बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का और बड़ा प्लेयर रहेगा, उसकी जगह अगर आप उसको टेस्ट सीरीज से पहले उसको कहते हैं कि जी बाबर आप रेस्ट कर लें, हम इसको चांस देते हैं, आप यू नीड अ ब्रेक, यू प्लेइंग टू मच क्रिकेट। अच्छा, इससे क्या होता है कि मिस ट्रिक हम क्या कर रहे हैं, पिचों का हमें नहीं पता, प्लेयरों का हमें नहीं पता कि कौन से कॉम्बिनेशन, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है। अच्छा, चार बंदे मुश्ताक भाई, वो जो बाबर को निकालने की आप बात कर रहे हैं, याद होगा आपको इससे पहले भी कुछ ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए थे, बाबर हमारी रेड लाइन है, और फिर अब जब बाकायदा तौर पर उनको भेजा गया है, सीधा लाहौर पहुंच रहे हैं वो, तो उस दौरान फखर जमान ने बड़ा एक एक्स पर पोस्ट किया है, कह रहे हैं कि लड़कों के ऊपर मनफी असर पड़ेगा इससे। उनके स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? मैंने तो पहले अपने 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूं, मैंने तो यही कहा है, वो मनफी इसलिए पड़ेगा कि डबल प्रेशर कर दिया। बड़ा प्लेयर आपका साथ चल रहा हो ना, जब आपका बंदा जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा होता है वो बड़ा ताकतवर होगा, तो आई नहीं बंदा आपकी तरफ नहीं देखेगा। आप जब आप देखें ना, जब बाबर चला गया गोरों के दरमियान में, मैं तो उनके साथ कोचिंग करता हूँ, अभी भी करता हूँ उनके साथ कंसल्टेंसी। जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो, कहते दे हैव अ बाबर, दे हैव अ शहीद, दे हैव अ नसीम, ऑल्दो दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट दे स्टिल, उनके माइंड में तो ये चल रहे हैं ना तीनों चार लड़के। अब इनसे काम कैसे लेना है, ये मेरा काम है, ये मैनेजमेंट का काम होता है इनसे काम कैसे लेना है। सो अंदर की बातें तो हम नहीं बता सकते। और शान मसूद को किस तरह से देख रहे हैं मुश्ताक भाई? उनकी कप्तानी में हम देखते हैं ना वो हमें अटैकिंग नजर आते हैं, ना वो डिफेंसिव खेलते हुए नजर आते हैं, तो आप क्या समझते हैं उनकी कप्तानी को लेकर? नहीं, देखें, वो कप्तानी तब कामयाब नहीं होती जब आप फेलियर भी चले जाते हैं। उसमें कप्तान का क्या, मैं कहता हूं कि इसमें सारी मैनेजमेंट के रोल होता है, आपके कोचेस का रोल होता है, आपकी मैनेजमेंट का सिलेक्शन का रोल होता है कि जी आप किस ब्रांड से खेलना चाहते हो। जब मैं बांग्लादेश की टीम का भी कोचिंग कर रहा था दो टेस्ट मैचों में, तो मुझे लग रहा था एक सेशन में वो तेज खेल रहे थे, दूसरे में वो आराम से खेल रहे थे। सो यू नीड टू कंसिस्टेंसी बेसिकली। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुश्ताक अहमद साथ मौजूद है। जो तब्दीलियां हो रही हैं और मजीद शायद तब्दीली की बातें हो रही हैं, उस पर बात कर रहे थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।